कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी सुखमय गांव से, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा हुआ था, जहां चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना देती थी। यहाँ के लोग काफी प्रेम भाव से रहते थे और अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करते थे। गांव के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे, इसलिए जैसे ही शाम होती सभी लोग कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए घर से निकल पड़ते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें रघु, उसका बेटा गोलू और उसकी पत्नी पूजा रहते थे। रघु की गांव में ही एक चाय की टपरी थी, जहां वो गांव वालों को गरम गरम चाय पिलाता था। वो दुकान ही उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी। उसी दुकान की कमाई से उनका घर चलता था। एक दिन की बात है, रघु उस दिन घर जल्दी पहुंचा। उसकी पत्नी पूजा बिस्तर पर बैठी हुई थी। वो रघु को देखकर कहती है, क्या हुआ जी, कोई दिक्कत या परेशानी हो गई क्या? आप तो हमेशा देर से आते हो, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने सोचा कब तक बस काम ही काम करता रहूं, घर वालों को भी तो खुश रखना है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को गांव में जो मेला लगा है वहां घुमा लाऊं। गोलू खुशी से उछल पड़ा और बोलने लगा, हम सब मेला जाएंगे, हम सब मेला जाएंगे, खूब मजा आएगा। वे सभी तैयार हो जाते हैं और मेले के लिए निकल जाते हैं। वे पूरा मेला घूम रहे थे और तरह तरह की चीजों का आनंद ले रहे थे। तभी उनकी नज़र वहां लगे बिहारी की चिकन बिरयानी की दुकान पर पड़ती है। वे सभी वहां जाते हैं और रघु कहता है, बिहारी भाई, आज आपने मेले में अपनी बिरयानी की दुकान लगा ली है? हाँ रघु, मैंने सोचा मेले में खूब ज्यादा लोग आएंगे और साथ ही मेरा धंधा भी अच्छा चलेगा, मुनाफा भी तगड़ा होगा। आओ तुम सब एक एक प्लेट बिरयानी का मजा लो। बिहारी भाई, आप तो मेले का फायदा उठाकर बिरयानी महंगी बेच रहे होंगे। आप तो जानते ही हैं, मेरी बस एक चाय की दुकान है, मुझे बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अरे रघु, तुम तो अपने गांव के आदमी हो, टेंशन मत लो। मेरी बिरयानी तुम्हारे लिए सिर्फ 100 रुपए प्लेट है, जबकि बाकी लोगों के लिए 150 रुपए प्लेट है। तभी गोलू भी कहता है, हाँ पिताजी, मेला घूमते घूमते हम सब बहुत थक गए हैं। माँ भी घर जाकर खाना बनाने में और थक जाएंगी। क्यों ना आज खाना हम यहीं खा लें? वैसे भी यहाँ की बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज बाहर ही गर्मा गर्म बिरयानी खा लेते हैं, खूब मजा आएगा। फिर खाना खाकर आराम से घर भी चले जाएंगे। रघु भी गोलू की बात मान जाता है और उसका पूरा परिवार बिहारी की दुकान पर बैठकर गर्मा गर्म बिरयानी का मजा लेता है। सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते रघु की पत्नी पूजा अचानक एक दुकान के सामने रुक जाती है। वो दुकान साड़ियों की थी। रंग बिरंगी और खूबसूरत साड़ियां देखकर पूजा उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगती है। ये देखकर रघु कहता है, क्या हुआ पूजा, तुम ऐसे अचानक क्यों रुक गई? देखिए ना जी, ये साड़ी कितनी अच्छी है, इसका रंग और डिजाइन कितना सुंदर है। ये देखकर दुकानदार भी उनसे कहता है, अरे भाभी जी, आइए ना, आप इसी साड़ी की बात कर रही हैं ना? ये मात्र 1000 रुपए की है, आपके लिए कुछ 50-100 रुपए कम कर देंगे। नहीं भैया जी, अभी नहीं, कभी और आकर ये साड़ी ले जाऊंगी। ऐसा कहकर पूजा और उसके परिवार वाले अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात का समय होता है। गोलू खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखता है और कहता है, माँ, आज लगता है मूसलाधार बारिश होने वाली है। बादलों का रंग तो देखिए, कितने काले हो गए हैं। कहीं इतनी तेज बारिश में हमारा घर ढह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चिंता मत करो। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसी गांव में एक शादीशुदा जोड़ा भी इस जोरदार बारिश और तेज तूफान में फंस गया था। उनका नाम राहुल और गौरी था। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी और वे गांव का मेला घूमने आए थे। अचानक मौसम खराब होने के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। तभी गौरी घबराते हुए राहुल से कहती है, राहुल, कुछ कीजिए ना, नहीं तो हम इस तेज बारिश और तूफान में बच नहीं पाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलते चलते वे दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं। वे जल्दी से घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। ये घर रघु का ही था। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर रघु और उसके परिवार की नींद खुल जाती है। सभी घबराकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी रघु उठकर कहता है, कौन है भाई जो इतनी रात को इस तेज बारिश में मेरा दरवाजा पीट रहा है? तभी बाहर से राहुल आवाज लगाते हुए कहता है, मैं और मेरी पत्नी दूसरे गांव से आए हैं और इस तेज बारिश में फंस गए हैं। कृपया करके हमारी मदद कीजिए। हमें बहुत डर लग रहा है और इस वक्त हमारे पास जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है। तभी रघु दरवाजा खोलता है और राहुल कहता है, भैया, क्या हम आज रात आपके घर में रुक सकते हैं?
बाहर बारिश और तूफान बहुत तेज है। हमें कहीं और जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर आप हमें आज रात अपने घर में जगह दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तभी पूजा आगे बढ़कर कहती है, हाँ आ जाइए। आप इस तेज बारिश में आखिर कहाँ जाएंगे? आप दोनों अंदर आ जाइए, आज रात यहीं रुक जाइए। वे दोनों अंदर आ जाते हैं। रघु उन्हें बैठने के लिए जगह देता है और उनकी परेशानी देखकर कहता है, आप दोनों इस तेज बारिश और तूफान में कैसे फंस गए? इतनी रात को इस हालत में आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हमारी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। ये मेरी पत्नी गौरी है और मेरा नाम राहुल है। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी पत्नी को मेला घुमा लाऊं। मेरा गांव यहाँ से कुछ ही दूर है, लेकिन अचानक इतनी तेज बारिश और तूफान आ गया कि हम रास्ते में ही फंस गए। हाँ, मौसम अचानक ही खराब हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज इतनी तेज बारिश होगी। आप आज हमारे घर ही रुक जाइए। हमारा एक कमरा वैसे ही खाली है। पहले मेरे ससुर जी उस कमरे में रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो कमरा ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। आप दोनों उसी कमरे में आराम से सो जाइए और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता, आप यहीं हमारे घर में रहिए। बाहर इस तूफान में जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुबह हो जाती है और मौसम भी साफ हो जाता है। बारिश और तूफान पूरी तरह थम चुके थे। राहुल और गौरी घर से बाहर निकलकर देखते हैं कि आसमान साफ हो गया है। तभी राहुल कहता है, क्या हम 2-3 दिन आपके घर ही रुक सकते हैं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ मुफ्त में नहीं रहेंगे। आपके घर में रहने और खाने पीने का जो भी खर्च होगा हम आपको दे देंगे। बस कुछ दिनों के लिए हमें रहने की जगह चाहिए। हाँ ठीक है, आप आराम से रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी पत्नी चाहती है कि आप उसके हाथों से बने खाने का मजा लें। मैं अभी बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। आप तीनों बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आज गौरी अपने हाथों से आप सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। गौरी आंटी, आप आज क्या बनाने वाली हैं? मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि आप अपने हाथों से हमारे लिए क्या स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। वो आपको खाना बनने के बाद ही पता चलेगा। राहुल भी बाजार चला जाता है और वहां से खाने के लिए सारा सामान लेकर वापस आ जाता है। गौरी भी जल्दी से खाना बनाने में लग जाती है और कुछ ही देर में स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेती है। उधर घर में बैठे गोलू कहता है, माँ, कितना स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही है। अब तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। भूख को मारो गोली और खाना खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये तो हमने कभी नहीं खाया। ये बिहार का मशहूर मटन चूस्ता है। आप सब खाकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। सभी लोग खाना खाते हैं और उन्हें मटन चूस्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। गोलू खुशी से कहता है, वाह गौरी आंटी, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। आपके हाथों में तो सच में जादू है। सच में गौरी, तुमने तो बहुत अच्छा मटन चुस्ता बनाया है। गौरी के पिताजी का बिहार के एक गांव में मटन चुस्ता का मशहूर ढाबा है। गौरी ने भी मटन चुस्ता बनाना उन्हीं से सीखा है। यही वजह है कि उसके हाथों से बना मटन चुस्ता इतना स्वादिष्ट होता है। आप सब बस कीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी को मेरे हाथों से बना हुआ खाना इतना अच्छा लगा। रघु भी कहता है, आप सब आराम कीजिए, मैं अपनी चाय की दुकान पर जा रहा हूँ। रघु भी अपनी चाय की दुकान पर चला जाता है। उसके जाने के बाद राहुल और उसकी पत्नी गौरी आपस में बात करने लगते हैं। राहुल कहता है, अभी मौसम साफ है, इसलिए हम भी थोड़ा गांव घूम लेते हैं। गोलू कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे गांव की कुछ जगहों के बारे में पता है, जिससे आपको गांव घूमने में आसानी होगी। वे सभी गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में घूमते घूमते गौरी गोलू से पूछती है, गोलू, तुम पढ़ने नहीं जाते? हमारे पास इतना पैसा नहीं है। पिताजी की एक छोटी सी चाय की दुकान है। वहां से जो पैसे आते हैं उससे बस हमारा पेट भर पाता है। पढ़ाई की बात तो बहुत दूर है। स्कूल की फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? बात करते करते वे गांव घूमते रहते हैं। रात हो जाती है। रघु का परिवार खाना खाकर सो चुका होता है। वहीं दूसरे कमरे में राहुल और उसकी पत्नी गौरी अभी भी जाग रहे होते हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी गौरी राहुल से कहती है, कितना अच्छा परिवार है। इन्होंने हमें मुसीबत से बचाया, अपने घर में रहने की जगह दी और बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखा। राहुल, मैं कुछ सोच रही हूँ, क्यों ना हम इनकी थोड़ी मदद करें? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने सोच लिया है। आप कल सुबह मटन चुस्ता लेकर आइए। मैं सोच रही हूँ कि जैसे मेरे पिताजी के ढाबे पर मटन चुस्ता बनता है, वैसे ही मैं रघु जी को मटन चुस्ता बनाना सिखाऊंगी, ताकि वो अपनी चाय की दुकान बंद करके मटन चुस्ता की दुकान खोल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव के लोगों को मटन चुस्ता बहुत पसंद आएगा।
क्या बात है पूजा, तुमने बहुत सही सोचा है। लगता है मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा जो आज तुम मेरी पत्नी हो। जोड़ियां ऊपर वाले ने बनाई हैं, बस अब सुबह होने का इंतजार है। चलिए हम भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। राहुल सारा सामान बाजार से लेकर घर आता है और एक जगह रख देता है। तभी रघु उसे देखकर कहता है, आप ये सब सामान क्यों लाए हैं? मैं चाहती हूँ कि आप ये चाय की दुकान बंद करके मटन चुस्ता की दुकान खोले। लेकिन हम दोनों में से किसी को भी मटन चुस्ता बनाना नहीं आता। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको मटन चुस्ता बनाना सिखा दूंगी। हम सीख तो लेंगे, लेकिन ठेला लाना, फिर चाय की टपरी हटाकर वहां नई दुकान खोलना, इन सब के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप इसकी चिंता मत कीजिए। आपने हमें अपना परिवार माना, अपने घर में रहने की जगह दी। ऐसे मुश्किल समय में कौन किस पर भरोसा करता है, लेकिन आपने हम पर भरोसा किया और हमारी मदद की। इसलिए हम भी आपको अपना परिवार मानकर ही आपकी मदद कर रहे हैं। रघु भी उनकी बात मान जाता है। दुकान हटाकर वहां ठेला लगाने के लिए तैयार हो जाता है। रघु और उसकी पत्नी पूजा गौरी से मटन चुस्ता बनाना सीख जाते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद दोनों मटन चुस्ता बनाना अच्छी तरह सीख जाते हैं। अगले दिन रघु अपनी चाय की दुकान की जगह मटन चुस्ता की दुकान खोल लेता है। वो गर्मा गर्म मटन चुस्ता तैयार करता है और गांव वालों को आवाज लगाकर बुलाने लगता है और कहता है, मटन चुस्ता का जादू कमाल, जो खाए एक बार उसके पेट में हो जाए बवाल। आइए आइए और बिहार का मटन चुस्ता खाइए और मुस्कुराते हुए खाकर घर जाइए। गांव के कुछ लोग रघु की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, रघु भैया, एक गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। अरे, लगता है हम गलत दुकान पर आ गए क्या? यहाँ तो कुछ और ही मिल रहा है। तभी रघु मुस्कुराते हुए कहता है, आप सही जगह आए हैं। मैंने चाय बेचना बंद कर दिया है। आज से मैं मटन चुस्ता बेचूंगा। मटन चुस्ता? ये क्या बवाल चीज है भाई, हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। अब तो तुमने सुन लिया ना, एक बार खाकर तो देखो, फिर खुद बताना कि इसका स्वाद कैसा है। तुम इतना कह रहे हो तो एक एक प्लेट लगा दो भाई। आज पहली बार मटन चुस्ता ही खाकर देखते हैं। अगर स्वाद अच्छा लगा तो आगे से तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे। रघु उन दोनों को एक एक प्लेट मटन चुस्ता दे देता है। दोनों बड़े चाव से उसे खाने लगते हैं। पहला निवाला लेते ही एक आदमी हैरान होकर रघु की तरफ देखता है और कहता है, कसम से ऐसा स्वाद तो मैं जिंदगी में पहली बार चख रहा हूँ। भाई, इसमें मसाला डाला है या कोई जादू? इसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है। तभी दूसरा आदमी भी कहता है, माँ कसम, इतना स्वादिष्ट है कि उंगलियां भी चाट जाऊं, ऐसा स्वाद है। वे दोनों लोग मटन चुस्ता की खूब तारीफ करते हैं और आखिर में कहते हैं कि रघु भाई, तुमने बिल्कुल सही किया जो मटन चुस्ता की दुकान लगा ली। काश तुमने ये दुकान पहले ही खोल ली होती। खैर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तो हमें तुम्हारे हाथ का मटन चुस्ता मिल गया है। एक एक प्लेट हमारे घर के लिए भी पैक कर दो। घर वाले भी इसका स्वाद चखना चाहते हैं। आप दोनों का शुक्रिया। आप मेरी एक मदद जरूर करना। गांव में सभी लोगों को मेरी इस नई दुकान के बारे में बता देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए और मेरे हाथ का मटन चुस्ता चख सके। गांव में ये बात कुछ ही समय में तेजी से फैल जाती है। देखते ही देखते रघु की दुकान पर खूब भीड़ लग जाती है। हर कोई उसके हाथ का मटन चुस्ता चखना चाहता था। कुछ ही देर में सारा मटन चुस्ता बिक जाता है और दुकान खाली हो जाती है। रघु खुशी खुशी अपनी दुकान बंद करता है और घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने पर पूजा उससे कहती है, आप इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? आज दुकान इतनी जल्दी बंद हो गई क्या? बहुत खुशी की बात है। गांव वालों को मटन चुस्ता बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि सारा मटन चुस्ता बहुत जल्दी खत्म हो गया। कुछ लोगों को तो खाने के लिए मिला ही नहीं। कल से थोड़ा ज्यादा बनाकर ले जाना होगा। ये सुनकर राहुल कहता है, बहुत खुशी की बात है। आपकी दुकान इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। ये सब तो आपकी वजह से है। अगर आपने हमारी मदद ना की होती तो शायद आज भी मैं अपनी छोटी सी चाय की दुकान ही चला रहा होता। आपने ना सिर्फ हमें मटन चुस्ता बनाना सिखाया, बल्कि नई दुकान शुरू करने के लिए हिम्मत और भरोसा भी दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब हमें भी जाना होगा। कल हमारी ट्रेन की टिकट है। हम मनाली जा रहे हैं। पूजा को पहाड़ों पर घूमने का बहुत शौक है, इसीलिए इस बार हमने मनाली जाने का फैसला किया है। तभी गोलू हंसते हुए कहता है, भैया, फिर तो पहाड़ों पर संभल कर जाना। कुछ समय पहले ही देखा था ना, पहाड़ों पर जाने से एक आदमी के साथ क्या हुआ था। तभी गौरी बोलती है, नटखट, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम अच्छे से घूमकर वापस आ जाएंगे।
कभी समय मिले तो वापस हमारे घर जरूर आना। आप दोनों से मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपकी वजह से हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, इसीलिए आप हमारे लिए सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा बन गए हैं। जरूर, हम दोबारा आएंगे। आप लोगों से मिलकर हमें भी बहुत अपनापन महसूस हुआ है। जब भी मौका मिलेगा हम आपसे मिलने और आपके हाथ का स्वादिष्ट मटन चुस्ता खाने जरूर आएंगे। अगले दिन रघु फिर से अपनी मटन चुस्ता की दुकान खोलने के लिए निकल जाता है। दुकान खुलते ही कुछ ही समय में वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। गांव के लोग दूर दूर से उसके हाथ का मटन चुस्ता खाने के लिए आने लगते हैं। रघु भी खुशी खुशी सभी को गर्मा गर्म मटन चुस्ता परोसने लगता है। तभी गांव के कुछ लोग आपस में कहते हैं, रघु भाई की दुकान तो अब पूरे गांव में मशहूर हो गई है। यहाँ का मटन चुस्ता खाने के लिए तो रोज इतनी भीड़ लगती है। भैया, आज थोड़ा ध्यान रखना, कहीं आज भी मटन चुस्ता कम ना पड़ जाए। कल तो बहुत से लोग बिना खाए ही वापस चले गए थे। आज आपको ही सबसे पहले प्लेट देता हूँ, और आज मटन चुस्ता बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा। मैंने कल से ज्यादा बना कर रखा है। आज रघु की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। दूसरी तरफ बिहारी की बिरयानी की दुकान भी दिखाई देती थी, जहां शुरुआत में पहले की तरह ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, बिहारी की दुकान पर ग्राहकों की संख्या कम होती चली गई। ये देखकर बिहारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि गांव के लोग अब रघु के मटन चुस्ता की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अगले ही दिन बिहारी रघु की दुकान पर पहुंच जाता है। रघु भी बिहारी को अपनी दुकान के सामने देखकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, बिहारी भाई, आपका स्वागत है। आइए आप भी मेरी दुकान के मटन चुस्ता का स्वाद लीजिए। आपकी दुकान की बिरयानी तो मैंने बहुत खाई है। आज आप भी मेरे हाथ का मटन चुस्ता चख कर देखिए। बिहारी थोड़ा गुस्से में रघु से कहता है, मैंने तुझे अपने गांव का समझकर उस दिन मेले में बिरयानी सस्ती खिलाई थी, और आज तू मेरा ही धंधा बंद करने चला है। मेरी दुकान पर पहले कितनी भीड़ रहती थी, लेकिन जब से तूने मटन चुस्ता की दुकान खोली है मेरे ग्राहक कम होते जा रहे हैं। आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? बिहारी भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी आपकी तरह अपने घर का खर्च चलाने के लिए ये मटन चुस्ता की दुकान चला रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गांव में आपकी एक दुकान है तो कोई और अपनी दुकान नहीं खोल सकता। हर किसी को अपने परिवार का पेट पालने और मेहनत करके आगे बढ़ने का हक है। बेटा, झूला झूलो लेकिन बाप को मत भूलो। दुकान खोलो लेकिन मटन की नहीं। तुम वापस अपनी चाय की टपरी पर आ जाओ और मेरा धंधा खराब मत करो। कल से तुम अपनी मटन चुस्ता की दुकान मत लगाना। ऐसा कहकर बिहारी वहां से चला जाता है। रघु भी शाम को अपनी दुकान बंद करके चुपचाप घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कुछ बोले बिस्तर पर बैठा रहता है और उदास दिखाई देता है। तभी उसकी पत्नी पूजा उसे देखती है और पूछती है, क्या हुआ? आज धंधा अच्छा नहीं हुआ क्या? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? धंधा तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आज बिहारी आया था। वो मुझे धमकी देकर गया है कि कल से मेरी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। वो कह रहा था कि मैं वापस अपनी चाय की टपरी शुरू कर दूं, वरना वो मेरा धंधा खराब कर देगा। आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? आप अकेले थोड़ी ना हैं। बिहारी ऐसे कैसे कुछ कर देगा? गांव के सरपंच हैं, पुलिस है और गांव के लोग भी आपके साथ हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया है, बस मेहनत करके अपना घर चलाने के लिए दुकान शुरू की है। इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर वो दोबारा आपको परेशान करता है तो हम सरपंच जी को सारी बात बताएंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ हो तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई? तुम्हारे जैसी पत्नी है जो हर मुश्किल समय में मेरा हौसला बढ़ाती है और मेरा साथ देती है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। वे सभी सो जाते हैं। अगले दिन रघु फिर से अपनी मटन चुस्ता की दुकान लगाने पहुंच जाता है। आज दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ होती है और गांव के लोग बड़े उत्साह से मटन चुस्ता खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। कुछ देर बाद बिहारी भी वहां पहुंच जाता है। इस बार वो गुस्से में नहीं बल्कि बड़े प्यार से रघु से बात करते हुए कहता है, रघु भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट मटन चुस्ता लगा दो। रघु को बिहारी की बात पर विश्वास नहीं होता। वो मन ही मन सोचता है, ये बिहारी भाई को क्या हो गया? कल तक तो ये मुझे धमकी दे रहे थे और आज इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लगता है बिहारी भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्हें समझ आ गया है कि वो गलत थे। रघु भी बिहारी को मटन चुस्ता की एक प्लेट दे देता है। बिहारी जैसे ही मटन चुस्ता खाता है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग खाना छोड़ देते हैं और घबरा जाते हैं। तभी वहां मौजूद एक आदमी घबराते हुए कहता है, कोई भी मत खाओ। देखो, बिहारी ने मटन चुस्ता खाते ही बेहोश हो गया है। जरूर रघु के मटन चुस्ता में कुछ गड़बड़ है।
इसका स्वाद अच्छा लग रहा था, लेकिन अब तो शक हो रहा है कि कहीं खाने में कुछ खराब या जहरीली चीज तो नहीं मिली हुई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम सबने भी तो यही मटन चूस्ता खाया है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। जरूर बिहारी भाई के साथ ही कुछ हुआ है, बिना जाने खाने को खराब मत बताओ। क्या पता हम पर भी कुछ देर बाद इसका असर हो जाए, हमें अभी भी सावधानी रखनी चाहिए। तभी रघु बिहारी के चेहरे पर पानी की छींटे मारता है। कुछ ही देर बाद बिहारी को होश आ जाता है। वो धीरे धीरे उठते हुए कहता है, गांव वालों, कोई भी रघु के हाथ का बना हुआ मटन चूस्ता मत खाना। इसका मटन खराब है। इसे खाने के बाद ही मेरी हालत ऐसी हुई है। रघु भी हैरानी से बिहारी की ओर देखते हुए कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि तुमने आज इतने प्यार से मुझसे क्यों बात की थी। मैं सोच ही रहा था कि अचानक तुम्हारा व्यवहार कैसे बदल गया। तुमने तो ये सब पहले से ही सोचा समझा हुआ नाटक किया था, ताकि गांव वालों के सामने मेरी दुकान और मेरे मटन चुस्ता को बदनाम कर सको। तभी वहां सरपंच जी भी आ जाते हैं। बिहारी उन्हें पूरी घटना के बारे में बताता है और कहता है, सरपंच जी, मैं रघु के हाथ का मटन चूस्ता खाने आया था, लेकिन जैसे ही मैंने खाया मैं बेहोश हो गया। तभी रघु सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, ये बिहारी नाटक कर रहा है। इसने मुझे कल ही धमकी दी थी कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। इसलिए आज इसने ये झूठा नाटक किया है ताकि मेरी दुकान बदनाम हो जाए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप थोड़ा रुकिए। तभी रघु एक प्लेट मटन चुस्ता निकालता है और सबके सामने खुद ही खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो सरपंच जी की ओर देखकर कहता है, सरपंच जी, अब देखते हैं कि मुझे कुछ होता है या नहीं। अगर मेरे मटन चुस्ता में सच में कोई खराबी है तो मुझे भी कुछ न कुछ असर होना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे खाने में कोई गड़बड़ी नहीं है। सरपंच जी, क्या पता इसे थोड़ी देर बाद असर हो जाए। हमें अभी इंतजार करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि सच क्या है। सरपंच जी कहते हैं, बस करो बिहारी, सिर्फ तुम ही बेहोश हुए हो और तुम्हारी बातों पर मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ जितने भी लोग मटन चुस्ता खा रहे हैं सभी बिल्कुल ठीक हैं। अगर सच में रघु के मटन चुस्ता में कोई खराबी होती तो रघु खुद अपनी ही दुकान का मटन चुस्ता क्यों खाता? सच सच बता दो कि असल में हुआ क्या है, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनकर बिहारी डर गया और घबराते हुए बोलने लगा, रुक जाइए सरपंच जी, मैं सच सच बताता हूँ। मेरा भी परिवार है। पहले गांव वाले मेरी दुकान पर ही बिरयानी खाने आते थे और उन्हें मेरी बिरयानी बहुत पसंद थी। लेकिन जब से रघु ने मटन चुस्ता की दुकान खोली है, मेरी दुकान पर लोग आना कम हो गए हैं। मैं क्या करूं? मैं भी चाहता हूं कि मेरी दुकान चले और मेरे परिवार का घर अच्छे से चले। मेरी रघु से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुकान पर ग्राहक ना आने की वजह से मैं परेशान हो गया था। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। सरपंच जी, आप बिहारी को माफ कर दीजिए। मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है। जो हुआ गुस्से और परेशानी में हुआ। मैं बस चाहता हूं कि अब हम दोनों अपने अपने धंधे पर ध्यान दें और मिलजुल कर रहें। तभी सरपंच जी कहते हैं, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। मेरे पास एक उपाय है। अब से 1 हफ्ते तक तुम अपनी बिरयानी की दुकान लगाना और उस दौरान रघु अपनी मटन चुस्ता की दुकान बंद रखेगा। फिर अगले हफ्ते रघु अपनी मटन चुस्ता की दुकान लगाएगा और तुम अपनी बिरयानी की दुकान बंद रखोगे। इसी तरह दोनों बारी बारी से अपनी अपनी दुकान चलाते रहना। इससे गांव वालों को दोनों के स्वाद का आनंद लेने का मौका मिलेगा और तुम दोनों का धंधा भी चलता रहेगा। वे दोनों सरपंच जी की बात मान जाते हैं। बिहारी भी अपनी गलती के लिए रघु से माफी मांगता है और दोनों आपस में सारी पुरानी बातें भुलाकर एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। इस तरह रघु और बिहारी मिलजुल कर अपनी अपनी दुकान चलाने लगते हैं। दोनों के बीच अब कोई मनमुटाव नहीं रहता और गांव वाले भी खुशी खुशी कभी बिरयानी तो कभी मटन चुस्ता का स्वाद लेने लगते हैं। इस तरह दोनों का धंधा भी अच्छे से चलता रहता है और पूरा गांव खुशहाल रहता है। एक दिन शाम के समय रघु अपने हाथ में एक थैला लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी पूजा रघु के हाथ में थैला देखकर हैरानी से पूछती है, आज क्या लेकर आए हैं? अपनी आंखें बंद करो। रघु थैले से वही साड़ी निकालता है जो पूजा को मेले में पसंद आई थी। साड़ी देखते ही पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भावुक होकर रोने लगती है। वो रघु से कहती है, अरे जी, आपको ये अभी तक याद था? मैं अपने परिवार के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये तो भगवान की कृपा है। इस तरह उनकी जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी और अब रघु का बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने जाने लगा था। रघु और बिहारी भी आपस में मिलजुल कर अपनी अपनी दुकान चलाते थे।
गांव में दोनों की दुकानें अच्छी चल रही थीं और सभी लोग खुशी खुशी दोनों के हाथों का स्वाद लेते थे।